दुबक असम्बली में हुक्मरान टीआरएस की शिकस्त के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ख्वाब गफलत से बेदार हुए हैं और उन्होंने अब अजला में मोरज इल्तवा प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने की तकारीब पर तवज्जो देना शुरू कर दिया है। नागार्जुन सागर असम्बली हल्के के आने वाले ज़िमनी चुनाव की पेश नजर मुख्तलिफ अजला में चीफ मिनिस्टर मजीद ऐसे प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। आज जिला सिद्दीपेट में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने एक रोजा मसरूफ तरीन दौरे के दौरान 2460 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया और उसके दरखास्त गुजारों को मालिकाना हुकूक हवाले किए। चीफ मिनिस्टर ने एक सरकारी मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह भी किया जिसकी तामीर पर 716 करोड़ रुपए खर्च हुए। उन्होंने बताया कि 1000 बिस्तर वाला दवाखाना भी यहाँ पर बहुत जल्द कायम किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने दीगर प्रोग्रामों में भी शिरकत के बाद सिद्दीपेट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एक मुनक्किदा जलसियाम से खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत आवाम की फलाह बहबूद की सरगर्मियों को बदस्तूर जारी रखेगी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के नए सदर के इंतखाब के लिए पार्टी के सीनियर कायदीन ने आज एआईसीसी के इंचार्ज मानिकम टैगोर एमपी से मशावरत की। जीएसएमसी के चुनाव में कांग्रेस की सख्त हजीमत के बाद सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी सदारत से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस के कारगुजार सदर और मल्काजुगिरी के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, भोंगीर के रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, रियासती असेंबली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमका और मंथनी के रुकन असेंबली डी श्रीधर बाबू अहम दावेदारों में शामिल हैं, जबकि इस ओहदे के ख्वाहिशमंदों की फहरिस्त तवील बताई जाती है, जिनमें संगारेड्डी के रुकन असेंबली जयप्रकाश रेड्डी, निजामाबाद के साबिक रुकन पार्लियामेंट मधु याक्षी गौड़, कारगुजार सदर प्रदेश कांग्रेस और साबिक एमपी पूनम प्रभाकर राव, साबिक वज़रा जी चन्ना रेड्डी, टी जीवन रेड्डी, साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा और एआईसीसी के सेक्रेटरी संपत कुमार के नाम शामिल है। मानिकम टैगोर जो खासतौर पर दिल्ली से हैदराबाद पहुंचे हैं, हैदराबाद में 3 दिन क़याम के दौरान पार्टी के मुख्तलिफ ग्रुपों से बातचीत करेंगे। वैसे भी कौन नहीं चाहता कि कौमी जमात की सदारत संभाले, लेकिन देखना होगा कि मानिकम टैगोर जो हैदराबाद आए हुए हैं किस तरह एक लीडर का इंतखाब करते हैं जो रियासत में पार्टी में नई जान डाल सके। एमएलए बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने एमआईएम के नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के हमरा एक इजलास मुनाकिद किया, जिसमें उन्होंने अपने हलके में ज़ेरे इल्तिवा बलदी कामों का जायजा लिया और दीगर तरक्याती कामों पर भी गौर खौज किया। इस मौके पर जीएचएमसी जोनल कमिश्नर व महकमे आबरोसानी व बरक़ी सरबराही के अहदेदार भी मौजूद थे। बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी में इस चंदूलाल बारादरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी की रिव्यू मीटिंग रखी गई थी। आज इस मीटिंग में बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी के कॉरपोरेटर्स अल्हम्दुलिल्लाह सारे 6 कॉरपोरेटर्स मौजूद थे जो परसों में इलेक्शनों में मुंतखब होकर जीते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की निशान पर। और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जोनल कमिश्नर, डीएमसी, एएमओच, प्रोजेक्ट के एससी, ई, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के जीएम, डीजीएम और मैनेजर्स, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के डी, ई और डिप्टीज और तमाम दीगर डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स आज की इस मीटिंग में मौजूद थे। सबसे पहला काम कॉरपोरेटर्स को पूरे तमाम ऑफिसर्स से इंट्रोडक्शन कराया गया और ऑफिसर्स को कॉरपोरेटर्स से इंट्रोडक्शन कराया गया है। और उसके बाद बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी में कितने प्रपोजल्स हम लोग दिए थे और कितने प्रपोजल्स को वो लोग एक्टिवेट करे हैं, अपडेट करे हैं और कितने सैंक्शंस हुए हैं, कितने सैंक्शन होना बाकी है, वो सारे तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया गया। इस आज की मीटिंग का मकसद यही है कि बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी में किस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा यही कहते हैं कि हमें काम की बुनियाद पर अवाम में रहना चाहिए। तो उनकी एक एक अल्फाज को सुनकर उस चीज़ को अमल करते हुए आज की मीटिंग रखी गई है। हमारा मकसद एक ही है, बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी और सारे बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी के डिवीज़न्स को किस तरीके से डेवलप करना चाहिए, किस तरीके से कॉन्स्टेंसी और डिवीज़न्स को अच्छा रखना चाहिए, आवाम की तकलीफ़ जो है उस तकलीफ़ को दूर करना चाहिए। यही मकसद था आज की मीटिंग का। इंशाअल्लाह ताला और भी प्रोग्राम्स हो गए, उस प्रोग्राम के ज़रिए आपको तमाम तफसीलात बताई जाएगी। शुक्रिया।
چنتل بستی خیرتآباد کے رہنے والے دلت برادری کے مرد و خواتین نے آج مجلس صدر دفتر واقع دارالسلام پہنچ کر صدر مجلس اسد الدین اویسی اور نامپلی MLA جعفر حسین معراج کی گل پوشی کی اور بلدی انتخابات میں 44 نشستوں پر کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے آج لال بہادر اسٹیڈیم میں تلنگانہ NGOs کے 5ویں سالانہ اسپورٹس میٹ کے حصے کے طور پر منعقدہ کرکٹ میچ کا افتتاح کیا۔ TNGOs حیدرآباد ڈسٹرکٹ کے صدر SM مجیب کی نگرانی میں منعقدہ پہلا میچ حیدرآباد 11 اور سینٹرل زون الیکٹرانک میڈیا کے درمیان ہوا۔ افتتاحی تقریب میں صدر نشین تلنگانہ بیوریجز کارپوریشن دیوی پرساد راؤ، صدر تلنگانہ NGOs رویندر ریڈی اور دوسرے بھی شریک تھے۔ స్టేడియంలో హైదరాబాద్ TNGOs టీం మా ఆనరబుల్ ప్రెసిడెంట్ గారు ముజీబ్ గారు, మా స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ రాజేందర్ గారు, మా దేవి ప్రసాద్ అన్న, మా చాలా సీనియర్ లీడర్, మా ఎక్స్ చైర్మన్ గారు, మా స్పోర్ట్స్ చైర్మన్ వెంకటేష్ రెడ్డి గారు, ప్రతాప్ గారు జనరల్ సెక్రటరీ, చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడికి. శ్రీనివాస్ గారు, సీనీ బిల్డర్స్ గారు, శ్రీనివాస్ గారు అందరూ. అంటే ఈరోజు 1 వీక్లో అంటే క్రికెట్ మ్యాచ్ నడుస్తుంది ఇక్కడ హైదరాబాద్లో. ఎంప్లాయీస్ ఈ స్పోర్ట్స్లో అంటే కొంచెం మా స్టూడెంట్స్ బి ఉన్నారు, కొంచెం మీడియా ఫ్రెండ్స్ బి ఉన్నారు, యూత్ ఫోర్స్ ఉంది. అందరూ ఫస్ట్ టైం అంటే COVID-19 తర్వాత ఈ టైంలో ఫతేహ్ మైదాన్ స్టేడియంలో అంటే బాగా మ్యాచ్ జరిగింది. చాలా 1 వీక్లో ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది. ఈరోజు కంప్లీట్ అయింది. అందరూ ఈరోజు సెలబ్రేట్ చేసిన ప్రోగ్రామ్కి నేను అందరి ప్లేయర్స్కి, మా TNGOs ఆల్ లీడర్స్కి అందరికీ పేరు పేరుతో శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను. ఈ స్పోర్ట్స్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ స్పోర్ట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే అంటే అందరూ యాక్టివ్ అవుతున్నారు. ఎవ్రీ టైం యాక్టివ్ ఉన్నారంటే ఎక్కువ పని చేస్తున్నారు, మంచి హెల్తీ బాగా అవుతుంది. ఈ COVID-19లో ఈ స్పోర్ట్స్లో ఎవరెవరు ఉన్నారో మనకు ఎఫెక్ట్ రాలేదు, ఎందుకంటే బాగా హెల్తీ ఉన్నారు. అందరితో అది చెప్తున్నాను. ఎంప్లాయీస్లో అంటే యాక్టివ్ అయితే బాగా అవుతుంది. ఈ స్పోర్ట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే అంటే ఫీల్డ్లో బాగా అవుతుంది. ఆయన వర్క్ చాలా యాక్టివ్ చేస్తున్నారు. ముజీబ్ భాయ్ ప్రెసిడెంట్ గారికి, మా రాజేంద్ర గారికి, స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ గారికి అందరితో పేరు పేరుతో శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను. థ్యాంక్స్. आंध्र प्रदेश पुलिस ने विशाखापट्टनम के इलाके नरसीपट्टनम में तकरीबन 20 करोड़ मालियती गांजा नजर आतिश कर दिया है और 113 गाड़ियां जो गांजा मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी उन्हें हराज के जरिए फरोख्त कर दिया। पुलिस के मुताबिक गांजे के गैर कानूनी मुंतकिली में इस्तेमाल की जाने वाली मजीद गाड़ियों को जो जब्त की गई है उन्हें भी अनकरीब हराज कर दिया जाएगा। जमीयतुल अहले हदीस की जानिब से हालिया बारिश और सैलाब के 300 से ज्यादा मुतासरीन में रिलीफ की तकसीम अमल में आई। हर किट 5000 रुपये मालियती अशिया पर मुश्तमिल था। रंगरोज के मरकज अहले हदीस में मुनक़िदा तकरीब में रियासती अमीर डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी, शहर के अमीर मौलाना शफीक आलम खान, मोहम्मद लियाकत अली, अब्दुल अल्लाम, मौलाना अब्दुल रहीम मक्की, अब्दुल मुगनी, फिरोज खान और अब्दुल खयूम वगैरह मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज 10 दिसंबर 2020 जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद की जानिब से सैलाब मुतासरीन में रकम की तकसीम अमल में आ रही है। ये बात मैं आपके सामने वाज़ेह कर दूं, सैलाब के आने के साथ ही जमीयत अहले हदीस के नौजवान हर तरीक़े से रिलीफ़ के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे और हर तरीक़े की इन्होंने मदद की। लोगों को पानी से निकालना और इनको महफूज मकामात तक पहुँचाना और इनके लिए ग़िज़ा फ़राहम करना। इसके अलावा जमीयत अहले हदीस की जानिब से 1200 किट तकसीम किए गए और एक किट की कीमत 6000 रुपये रही और उसके अलावा 50 सिलाई मशीनें दिए गए और 50 टन चावल दिया गया और 150 सिलाई मशीन दिए गए
اور لوگوں کو 250 لوگوں کو نقد رقم اس وقت بھی دی گئی اور ان کے لیے ہیلتھ کیمپ بھی منعقد کیا گیا. بہت سارے لوگ پانی کی وجہ سے ان کے ہاتھ اور پیر میں بیماری پیدا ہو گئی تھی اور مختلف قسم کے امراض سے لوگ متاثر ہو رہے تھے، تو ان کے لیے ہیلتھ کیمپ کا انعقاد بھی کیا گیا. اب الحمدللہ جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کی جانب سے 300 خاندانوں میں فی خاندان 5000 روپے دیے جا رہے ہیں. اور جو علاقوں کے لوگ ہیں ان میں حافظ بابا نگر، ٹولی چوکی ندیم کالونی، عثمان نگر، کوٹھی کے علاوہ مختلف انفرادی طور پر جو لوگ متاثر ہوئے تھے ان کی فہرست ہمارے پاس موجود ہے. اور یہ ہماری پہلی قسط ہے. آج 15 لاکھ روپے تقسیم کیے جا رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ دوسری اور تیسری قسط بھی رہے گی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت کے نام پر ہم کام کریں اور ہمارے بھائی جو مصیبتوں میں مبتلا ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ راحت کا ذریعہ یہ ریلیف بن جائے. اسی مقصد کے تحت ہم اٹھے ہیں اور میں اس موقع پر ان سارے معاونین کا جنہوں نے ریلیف کے لیے ہمیں تعاون کیا ہے، میں ان تمام کا مشکور و ممنون ہوں. اور ساتھ ہی ہمارے وہ ذمہ داران کا اور والنٹیرز کا جنہوں نے رات دن ایک کر کے ریلیف کے کام میں اپنے آپ کو مصروف رکھا اور ہر طریقے سے راحت رسانی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. سوال کریں تو جی، ہمارے پروگرام میں جن لوگوں کے گاڑیاں متاثر ہوئی ہیں ان کو گاڑیاں بنا کر دینا ہے، اور جن کی ٹھیلا بنڈی تھی، ٹھیلا بنڈی خراب ہو گئی ہے یا بہہ کر چلے گئی ہے، ان کے لیے نئی ٹھیلا بنڈیوں کا انتظام کرنا یہ ہمارے پروگرام میں شامل ہے. آج ہم صرف 5000 روپے نہیں دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ 5000 کے ساتھ ساتھ ہماری جمعیت کا کیلنڈر بھی ہے جس میں دنیاوی اور دینی دونوں ڈیٹس ہیں، تاریخیں دونوں ہیں، اور ساتھ ساتھ کچھ اہم پیغام بھی اس کے اندر موجود ہے، اور ہر تاریخ کے ساتھ اس کے نماز کے اوقات بھی اس میں درج ہیں، اور ساتھ میں عقیدے کی کتاب بھی ہے اور سیرت رسول کی کتاب بھی ہے. یہ کتابیں بھی ہم آج ریلیف کے ساتھ رقم کے ساتھ دے رہے ہیں تاکہ ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی ان کا سدھر جائے اور دینی تعلیم سے بھی آراستہ ہو جائیں، دنیا کے ساتھ ان کی آخرت بھی سنور جائے. یہ ہمارا مقصد ہے. سال 2021 کے حج عازمین کے لیے درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ میں 10 جنوری تک توسیع دے دی گئی ہے. مرکزی وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے آج دہلی میں اعلان کیا کووڈ-19 کے چلتے اور سعودی عرب میں قیام کی سہولتوں کے مہنگے ہو جانے کے بعد آئندہ سال ہونے والا حج انتہائی گراں ہوگا. فی عازم اوسطاً 3,40,000 روپے کا خرچ آئے گا. اسی طرح ریاستی حج کمیٹی نے اعتراف کیا کہ اب تک صرف 2030 درخواستیں وصول ہوئی ہیں. ان میں 800 مرد صاحب شامل ہیں. عموماً ہر سال 10,000 سے زائد درخواستیں وصول ہوا کرتی تھی. ریاست تلنگانہ کا کوٹا 5,000 پر مشتمل ہے، جبکہ حیدرآباد امبارکمنٹ پوائنٹ سے مہاراشٹر اور کرناٹک کے عازمین بھی حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں. ریاست میں ساز و سامان کی حمل و نقل کی بڑھتی ہوئی مانگ کے پیش نظر TSRTC نے جون سے کارگو پارسل سروس شروع کی ہے تاکہ RTC کی آمدنی میں اضافہ بھی کیا جا سکے. اب RTC نے دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں پارسل سروس کی ہوم ڈیلیوری بھی شروع کرنے جا رہی ہے. RTC نے فی الوقت 147 بس اسٹیشنوں پر خصوصی کاؤنٹرز قائم کیے، اس کے لیے 610 ایجنٹس کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں. جلپلی میونسپلٹی کے علاقے میں واقع رائل کالونی کے مکینوں نے میانمار کے پناہ گزینوں کی جانب سے آئے دن راتوں میں ہنگامہ آرائی کی شکایت کی اور حکام سے کہا کہ وہ مقامی لوگوں کو اس اذیت سے بچائیں. مقامی عوام کا کہنا ہے کہ میانمار کے پناہ گزین شراب نوشی اور منشیات کے استعمال کے بعد راہراؤں کو ہراساں کرتے ہیں، روک ٹوک پر مقامی لوگوں سے الجھ بھی جاتے ہیں اور پھر جھگڑا کرتے ہیں. بالاپور پولیس سے کئی بار شکایت کی گئی لیکن پولیس بھی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. السلام علیکم. رائل کالونی سے میں بات کر رہی ہوں، شاہین بیگم. یہاں پہ جو برما والے ہیں ہم کو اتنی تکلیف دے رہے ہیں، کوئی ہمارے اوپر اسٹیپ نہیں لے رہے ہیں. کمشنر صاحب کو بھی جا کے کمپلین کری میں جھوپڑیاں اٹھانے کے لیے، تو ایک بار اٹھا دیے پھر دوسری بار ڈر رہی. اونر آ کے ہمارے اوپر ہمارے آدمیوں پہ بچوں پہ ریورس ہو کے کیس کرنا چاہ رہے ہیں. پھر اوپر سے ان لوگ لائٹ کی اتنی تکلیف دے رہے ہیں ہمارے کو. ہم اگر لائٹ کا بل نہیں بنے تو چالان ڈال رہے ہیں. ان لوگ دن رات 24 گھنٹے کوڑیاں ڈال کے لائٹ جلا رہے ہیں اور بے پردگی کر رہے ہیں. عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں. یہاں پہ دن رات ڈرنک گانجا یہ افیم یہ چیزیں چل رہے ہیں. ہمارے بچوں پہ اسٹیپ ہو رہا، ماحول خراب ہو رہا ہمارے بچوں کا. سنیں کوئی لیڈرس آنے کے سے ہم جا کے کمپلین کرے تو بول رہے ہیں آ رہے ہیں دیکھتے، بول رہے ہیں کوئی آ رہے نہیں، پوچھ رہا نہیں. بستی کو لاوارسیوں سے بدتر بنا دیے. برسی
बस्ती को ये बर्मा कॉलोनी बना के छोड़ डाले आप लोग रॉयल कॉलोनी जाके। सुने, हर कोई बर्मा कॉलोनी से बोले तो हमको आज ऑटो मिल रहा सिटी में, नहीं तो हमको वो नहीं मिल रहा। कर क्या है इसका मकसद? कोई स्टेप ले रहा ही नहीं, आ रहे नहीं। बच्चों के रिश्ते नहीं आ रहे, हमारे को हर चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है बर्मा वालों की वजह से। ये जो भी कर रहे हैं, आसिफ सर को बुलाइए, आसिफ सर को बिठा के आप लोग बात करिए। हर लीडरों के लिए हम गुजारिश कर रहे हैं कि हमको जो तकलीफ है वो तकलीफ दूर करिए आप लोग। सुने, हर बस्ती में कचरा गंदगी इस कदर डाल दिए। डेंगू से बचने के लिए हम यहाँ तक मेहनत करें, कोरोना आया, कोरोना से बचने करें। आज हमारे घरों के सामने पूरा सप्लाई कंपनी का सामान लाके, स्क्रैप का सामान लाके डाल दे रहे हैं। भाव बोले तो हम लोग कैसा रहेंगे? भाव बेटियों को लेके आप लोग सोचिए थोड़ा तो भी। और औरत की, लेडीज़ की तो कुछ इज्जत ही नहीं रख रहे हैं इन लोग। सुने, बहुत गलत सलत काम हो रहे हैं, हमारे घरों के भाव बेटियों पे असर पड़ा। उन्हें आप लोगों को गुजारिश है कि आप लोग कोई आके स्टेप लीजिए बस्ती में। ये नहीं कि हम बोल दे रहे हैं, आप लोग सुन के जैसा खामोश बैठ जा रहे हैं। अगर आप लोग कुछ नहीं कर सके आवाम का, तो आवाम के हालत पे छोड़ दीजिए। जैसा भी है हम लोग फिर देख सकते हैं। वो भी हम भी बाबरी मस्जिद का किस्सा हुआ, कई वो बच्चे शहीद हुए हमारे, कोई हम लोग देश छोड़ के नहीं गए। जो इन लोग देश छोड़ के यहाँ पे आके हमको जो तकलीफ दे रहे हैं, हमारे मुसलमान, कोई भी मजहब का भाई नहीं गया यहाँ से। और हर बस्ती का कचरा, हर वो बस्ती का कचरा लाके हमारी बस्ती में डाल रहे हैं। पूरे तालाब में हर वो लीडर आता, खाली एमएलए साहब आते, हाँ ये करते वो करते, खाली दे के तसल्ली दे रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, निकल के चले आ रहे हैं। भाई जब जी रहे हैं आवाम के ऑडिंग से, तो आवाम को नहीं पूछ रहे हैं, तो फिर फायदा क्या? हम लोग इनको पूछना, ख्याल करना इनका। तालाब का जायजा भी नहीं ले रहे। कोई आज तक तालाब से तकलीफ नहीं है। बर्मा वाले आके कचरे डाल डाल के तालाब से हमको आज वो भी तकलीफ दी है। सुने, कचरा निकला तालाब में से। और जो ओनर है वो ओनर हमारे आदमियों को, बच्चों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि हमारे पास केस करते, कोर्ट में खींचते बोल रहे हैं। या हमारे को जब ये करना चाह रहे हैं तो प्रॉपर्टियों की रेडम बढ़ा के छोड़ दिए उन लोग। आज पड़ोस का नहीं सोच के गैर मुल्क के आदमियों का साथ दे रहे हैं। आखिर ये वजह क्या है इसके? मलकाजगिरी पार्लिमानी हल्के के टीआरएस इंचार्ज मर्री राजशेखर रेड्डी ने चिरलापल्ली के ईएसआई डिस्पेंसरी का मुआयना किया और इस मरकज पर मौजूद सहूलतों में इजाफे की जरूरत पर जोर दिया। ईएसआई के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर सत्यनारायण भी उनके हमरा थे। उन्होंने बताया कि रोजाना 12,000 अफराद इस डिस्पेंसरी से इस्तेफादा करते हैं। हैदराबाद की 5 खवातीन एक ट्रैवल एजेंट के धोखे की वजह से दुबई में फंसी हुई हैं। उनके वालिदैन ने मरकजी वज़ीर खारिजा एस जयशंकर से उनको वापस लाने के इकदाम करने की ख्वाहिश की है। बताया जाता है कि मिसरीगंज के रहने वाले एक ट्रैवल एजेंट शफी ने तमाम 5 खवातीन को खादिमा की मुलाजमत का वादा करते हुए रवाना किया था। जिले नलगुंडा के अनमोला मंडल में एक गाड़ी टक्कर देकर फरार हो गई, जिसके नतीजे में 28 साल श्रवण 16 साल नवीन हलाक हो गए। ये दोनों एक बाइक पर जा रहे थे कि नामालूम कार ने उन्हें टक्कर देकर राह फरार अख्तियार की। पुणे पुलिस ने सामाजिक कारकुन तृप्ति देसाई और उनके साथियों को आज अहमदनगर में उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जबकि वो शिरडी की मंदिर के पास नसब बोट्स को निकालने के लिए जा रही थी। इन बोट्स पर अकीदतमंदों से मुहज्जिब लिबास पहनने की तलकीन की गई थी। तृप्ति देसाई ने कहा था कि अगर हुकूमत मज़कूरा बोट्स न हटाए तो वो खुद उन्हें निकाल लेंगी। शिरडी इलाके के डिविजनल मजिस्ट्रेट ने मंगल को एक हुक्मनामा जारी करते हुए तृप्ति देसाई के 11 दिसंबर तक अहमदनगर में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट ने ये बोर्ड किए थे क्योंकि ट्रस्ट का मानना था कि कई अकीदतमंद जीन्स और टी शर्ट में मंदिर को आ रहे हैं जो कि हिंदू तहजीब के खिलाफ है। 2021 के असेंबली चुनाव के पेश नजर मगरबी बंगाल की हुक्मरान टीएमसी ने आज अपने 10 साल दौर में किए गए कारनामों पर एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया। रियासती वज़ीर तालीम पार्था चटर्जी ने बताया कि उनके पार्टी कायदीन रियासत के तमाम 254 असेंबली हल्कों के अवाम तक ये रिपोर्ट पहुँचाएंगे। आसाम हुकूमत ने रियासती हाईकोर्ट को बताया कि 31 अगस्त 2019 को नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजनशिप की तैयार करदा फहरिस्त खतई नहीं है बल्कि वो एक ज़िमनी फहरिस्त है। अदालत को ये भी बताया गया कि खतई फहरिस्त अभी तैयार नहीं हुई है। 3,30,27,000 की फहरिस्त में 19 लाख नाम गायब पाए गए। जिले मेडचल के घटकेसर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक ट्रैक्टर में एक दोपहिए को टक्कर दे दी जिसके नतीजे में 55 साल राजमनी के सर पर शदीद चोटें आई और उसके शौहर गुरुबैया जो कि गाड़ी चला रहा था मामूली सी तौर पर जख्मी हो गया। राजमनी की दवाखाने मुंतकिली के दौरान मौत वाक़ हो गई। बतलाया जाता है कि याददरी भोंगिर के रहने वाला ये जोड़ा अपने रिश्तेदार की शादी में शिरकत के लिए जिले मेडचल के भोड़ुप्पल के लिए रवाना हो रहा था और दौरान में ये हादसा पेश आया। नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट का मरकजी ममलिकती वजीर किशन रेड्डी के हाथों हैदराबाद में इफ्तिताह अमल में आया। मरकजी वजीर दाखिला बराए रियासती उमूर जी किशन रेड्डी ने शाह अमीरपेट में वाक़े
CRPF कैंपस में कौमी मरकज बराए खुद मुख्तफी ए माजूरीन का इफ्तिताह किया। ये मरकज उन फौजियों के लिए बनाया गया है जो दुश्मन से लड़ाई के दौरान अपने जिस्मानी आज़ा खो चुके हैं और माजूर हो चुके हैं। ऐसे फौजियों को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए ये तरबियती मरकज तमाम तर सहूलियात से आरास्ता किया गया है, जहाँ फौजी मुख्तलिफ हुनर सीख कर रोजगार हासिल करने में कामयाब हो सके। और इस मरकज के इफ्तिताह के बाद किशन रेड्डी ने शुरकाए महफिल को खातिब किया और मीडिया से बातचीत भी की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज एक पुरस्कार तकरीब में पार्लियामेंट की नई इमारत का संग बुनियाद रखा। लोकसभा का चैम्बर 888 अरकान और राज्यसभा के चैम्बर में 384 नशिस्तों की गुंजाइश फराहम की गई है। तकरीब में तमाम सियासी जमातों के कायदीन और बैरून मुमालिक के सुफरा भी शरीक थे। ये इमारत 2022 तक मुकम्मल कर ली जाएगी। कर्नाटक के श्रीनगरी मठ के पुजारियों ने भूमि पूजा की। टाटा प्रोजेक्ट को पार्लियामेंट की इमारत का ठेका मिला है। कोविड-19 के चलते नोबेल इनाम के तकसीम की तकरीब आज ऑनलाइन स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में मुनक़िद हुई। स्वीडन के साइंसदान और मुखय्यर शख्स अल्फ्रेड नोबेल की बरसी के मौके पर 10 दिसंबर को हर साल ये तकरीब मुनक़िद होती है। उनकी याद में ये अवार्ड, जो दुनिया का सबसे ज्यादा कीमती है, मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमत अंजाम देने वालों को दिया जाता है। सारी दुनिया में धूम मचाने वाली वबा कोरोना वायरस के जारी कहर से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 643 नए केसेस का इजाफा हुआ है। इस तरह मुतासरीन की तादाद 2,75,904 हुई है, जबकि 2 अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 1,482 बतलाई जाती है। रियासती महकमे सेहत के मुताबिक रियासत में कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद 2,66,925 हो गई है। मंगल और चाहरशंबे के दरमियान 53,396 कोविड-19 टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक पूरी रियासत में 59,73,031 कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं।